नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर विद मोहित पर। आज हम एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, पंजेंसी ऑफ द ऑनियन बल्ब इज बिकॉज ऑफ। प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, नेक्स्ट इज द कैप्साइसिन, नेक्स्ट इज कुकुरबिटेशन, नेक्स्ट इज कुकुरमेंट। इसमें राइट आंसर है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अगर इसी प्रकार हमसे पूछा जाए गार्लिक में, गार्लिक यानी लहसुन में जो पंजेंसी या हम कह सकते हैं अडर जो उसमें दुर्गंध आती है उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है डाई एलाइल डाई सल्फाइड। हमें याद रखना है कि पंजेंसी ऑफ द ओनियन जो प्याज में आता है उसका कारण है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बट गार्लिक में जो पंजेंसी या अडर आती है उसका कारण है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। इसी क्रम में हम देख लेते हैं जो ओनियन में जो रेड कलर होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। और हम कैसे, और जो येलो कलर होता है, पीला रंग जो प्याज में होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है क्यूरसेटिन के कारण। हमने एक पढ़ा होगा कि प्याज में कंपाउंड पाया जाता है कैटिचोल, आपने नाम सुना होगा इसका। इसके कारण प्याज में क्या होता है, इसके कारण प्याज में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटिचोल प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी फंगल एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको इसी में कंफ्यूज होगा क्यूरसेटिन और कैटिचोल में। आपको याद रखना है जो प्याज का जो येलो कलर होता है, येलो कलर वो क्यूरसेटिन के कारण होता है, परंतु ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटिचोल प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और हम कुछ देख लेते हैं कि जो चिली में चिली में जो पंजेंसी आती है, पंजेंसी यानी चरपराहट जो होती है चिली में, वो किसके कारण होती है, वो होती है कैप्साइसिन के कारण, जिसका जिसका केमिकल फार्मूला होता है C18H27NO3। और जो चिली में रेड कलर होता है, रेड कलर वो किसके कारण होता है, वो होता है कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C40H56O3, C40H56O3। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। पंजेंसी ऑफ द ऑनियन बल्ब इज बिकॉज ऑफ प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण क्या है, जैसा कि मैंने बताया एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ये एक सल्फर कंपाउंड होता है जिसके कारण प्याज में पंजेंसी होती है, चरपराहट होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए गार्लिक में जो पंजेंसी होती है, अडर आती है, वो किसके कारण, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। और हमसे पूछ लिया जाए अगर ओनियन में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और अगर पूछ लिया जाए येलो कलर किसके कारण होता है, वो क्यूरसेटिन के कारण होता है। और जो प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है वो किसके कारण होती है, वो कैटचोल एक कंपाउंड होता है जिसके कारण प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और बताया था कि चिली में चिली में जो पंजेंसी होती है वो कैप्साइसिन के कारण होती है, जिसका केमिकल फार्मूला है C18H27NO3।
और चिली में जो रेड कलर होता है वो कैपसेंथिन के कारण होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C40H56O3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज स्कर्वी। तो कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होता है? आयरन, विटामिन ई, नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन सी। इसमें राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन डी की कमी से जैसा कि हमें ज्ञात है कि रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया या बच्चों में पिजियन चेस्ट हो जाता है। विटामिन ई जैसा कि हमने पढ़ा है इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, जिसके कारण स्टेरिलिटी यानी बंध्यता हो जाती है। इसे हम एक टेबल के फॉर्म में देख लेंगे। रेटिनॉल सबसे पहले विटामिन, ये केमिकल नेम दिए गए हैं विटामिनों की। डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है, उसके बारे में दिया गया है। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम जिसका रेटिनॉल है, जिसकी डिफिशियंसी नाइट ब्लाइंड है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। ये जीरोप्थेल्मिया डिजीज होता है। B1, विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम थायमीन है, जिसकी डिफिशियंसी से वेरी वेरी डिजीज होता है। B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी फोटोफोबिया होता है। B5 जिसे नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी पिलाग्रा होता है। B6 जिसे फाइरिडॉक्सिन कहते हैं। B12 जिसे कोबैलामाइन कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स, पिजियन चेस्ट या ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई जिसका साइंटिफिक नाम टोकोफेरॉल है, जिसकी डिफिशियंसी स्टेरिलिटी यानी बंध्यता आती है। विटामिन एच जिसका साइंटिफिक नाम बायोटीन है, जिसके कारण त्वचा संबंधी रोग डर्मेटाइटिस हो जाता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन जिसके कारण रक्त का थक्का देर से जमता है, डिलीट क्लॉटिंग। नेक्स्ट विटामिन है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरॉल इज अनदर नेम। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड पे अभी देख कर आए हैं, टोकोफेरॉल कौन से विटामिन का नाम है? हमने क्या पढ़ा था? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई साइंटिफिक नाम है, जिसके कारण स्टेरिलिटी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर विटामिन ई। विटामिन ई को हमें याद रखना है, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज हेडक्वार्टर। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इसकी इस्टेब्लिश TABI, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। इसका जो इनिशियल नेम था, उस समय इसका जो प्रारंभिक नाम था, इसका इनिशियल नेम उस समय नाम था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पज क्या था? नेक्स्ट हम इसका पर्पज देखें, क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था टू कंडक्ट द साइंटिफिक सर्वे ऑफ द कंट्री सॉइल, जो हमारी देश की मृदाएं हैं उसका साइंटिफिक सर्वे करना। साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल, अपने देश की जो मृदाएं हैं उसका साइंटिफिक सर्वे करना। फिर हम देखते हैं कि इसमें इन 1976, इसे हमें याद रखना है, इन 1976 इट बिकेम द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ICR। आईसीआर का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बन गया, स्वतंत्र संस्था बन गई।
इंस्टीट्यूट बन गया। एंड इसका नाम क्या होगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड एंड लैंड यूज प्लानिंग के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट। इसमें पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड इज हैदराबाद, नेक्स्ट इज भोपाल और नेक्स्ट इज गाजियाबाद। इसमें राइट आंसर है गाजियाबाद। राइट आंसर है गाजियाबाद। इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल एंड गाजियाबाद। इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में। एन सी ओ एफ अर्थात नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि गाजियाबाद यूपी में स्थित है। एंड इसकी जो स्थापना हुई वो 2004 में हुई थी। एंड इसका जो करंट नेम है, जो अभी नाम है, करंट नेम है वो क्या है? वो है NCONF अर्थात नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। ये नाम इसका कब चेंज किया गया? ये लगभग मार्च 2022 से इसका नाम चेंज कर दिया गया। पुनः देख लेते हैं इसे। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। इसका वर्तमान में नाम NCONF अर्थात नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है। ये नाम कब इसका चेंज किया गया था? लगभग मार्च 2022 में चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि अभी बताया, जो कि गाजियाबाद में स्थित है यूपी में। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, जो नामकुम रांची में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान FRI जिसे कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान, जो हैदराबाद में स्थित है, जिसे ICRISAT भी कहते हैं अर्थात इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? यह जोधपुर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह संस्थान ICR के अंडर में 1966 में आया, जिसे कजरी भी कहते हैं अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीड्स, which types of seeds are generally used by farmers for cultivation? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रीडर सीड, जिसे जनक बीज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फाउंडेशन सीड, जिसे आधारी बीज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफाइड प्रमाणित बीज भी कहते हैं। और नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सीड, जिसे नाभिकीय बीज भी कहते हैं। खेती में जो किसानों को जो बीज दिए जाते हैं वो सामान्यतः सर्टिफाइड बीज होते हैं, प्रमाणित बीज। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है सर्टिफाइड सीड। अब थोड़ा हम देख लेंगे कि बीजों के बारे में, सीड क्लासिफिकेशन के बारे में, सीड क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे और सभी सीडों के बारे में थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सीड क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे जो पहला बीज है न्यूक्लियस सीड।
न्यूक्लियर सीड से हमारा बनता है ब्रीडर सीड। न्यूक्लियर सीड जिसे केंद्रक या नाभिकीय बीज भी कहते हैं, ब्रीडर सीड जैसे प्रजनक बीज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द एप फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट इज द किसी किसी देश में रजिस्टर्ड सीड उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड सीड नहीं उत्पादित किया जाता, इसलिए नेक्स्ट अपने यहाँ होता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड ये सीड का क्लासिफिकेशन है। अब इन चारों के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर सीड के बारे में। न्यूक्लियर सीड के बारे में, और एक साइड हम डिस्कस कर लेंगे ब्रीडर अर्थात प्रजनक बीज के बारे में। न्यूक्लियर सीड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और कुछ ब्रीडर सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे कौन प्रोड्यूस करता है? जो न्यूक्लियर सीड होते हैं, जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होता है, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, ये सामान्यतः साइंटिस्ट ही होते हैं जिनके द्वारा ये न्यूक्लियर सीड बनाया जाता है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर ये बनाया जाता है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है या न्यूक्लियर सीड बनाया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे कि इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो कितनी होती है, और जो इसकी फिजिकल प्योरिटी वो कितनी होती है। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी तो न्यूक्लियर सीड की लगभग 100% ही होती है। जेनेटिक प्योरिटी जिसे हम आनुवंशिक शुद्धता के नाम से जानते हैं 100% होती है, फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। एंड इसमें कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे प्रमाणीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही इसमें कोई टैग होता है। जब कोई टैग नहीं होगा तो उसमें कोई कलर नहीं होगा टैग का। एंड नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे कि न्यूक्लियर सीड का उपयोग ब्रीडर सीड के उत्पादन में किया जाता है। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनेगा, ब्रीडर से फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनेगा। न्यूक्लियर सीड से हम कौन सा बीज प्रोड्यूस करते हैं? इसके द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं ब्रीडर सीड। अब थोड़े हम ब्रीडर सीड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। ब्रीडर सीड किसकी संतति होती है? यहाँ पे हमने क्या देखा था? न्यूक्लियर सीड के द्वारा, न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रीडर सीड में क्या हो जाएगा? ब्रीडर सीड हमें किससे मिला है, अर्थात ब्रीडर सीड किसकी संतति है? न्यूक्लियर सीड की हो गई। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देख लेंगे प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड। अर्थात ब्रीडर सीड हम या तो न्यूक्लियर सीड से प्राप्त करेंगे या ब्रीडर सीड से स्वयं ब्रीडर सीड बना लेंगे, या एंड इसका भी जो हम उत्पादन करेंगे या जिस बनाएंगे वो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका उत्पादन करेंगे। और इसकी भी जो जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी है वो 100% ही होती है। आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता 100% ही होती है। ब्रीडर सीड में भी किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें याद रखना है, इसमें भी कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए इसमें कैसे कलर का टैग लगा होता है ब्रीडर सीड में? टैग जैसा कि हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, इसमें गोल्डन येलो सुनहरा पीले कलर का टैग लगा होता है। अगर आपसे पूछ ले, हमें साइज भी याद रखना है टैग का। टैग का साइज कितना होता है? 12x6 सेंटीमीटर इस टैग का साइज होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि ब्रीडर सीड से, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, ब्रीडर सीड से हम कौन सा बीज प्रोड्यूस करते हैं? इससे हम फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस
फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट देखेंगे, हमने न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड और एक साइड हम डिस्कस कर लेंगे सर्टिफाइड सीड अर्थात प्रमाणित बीज के। हमें याद रखना है कि फाउंडेशन सीड को आधारी बीज हिंदी में कहते हैं, इसे मदर सीड भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। ये किसकी संतति है? ये ब्रीडर सीड की संतति है। प्रोजिनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड एज वेल एज फाउंडेशन सीड, अर्थात ब्रीडर सीड से भी हम फाउंडेशन सीड बना सकते हैं और फाउंडेशन सीड से तो फाउंडेशन सीड का मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं एंड फाउंडेशन सीड से भी कर देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका हम उत्पादन कहाँ करेंगे? इसका भी हम उत्पादन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या कह सकते हैं नेशनल सीड कारपोरेशन में, या हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हम इसका उत्पादन कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी फाउंडेशन सीड बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसका उत्पादन करते हैं। इसमें हम जेनेटिक प्रोपर्टी एंड फिजिकल प्रोपर्टी ध्यान में रखेंगे। इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता है वो होती है 99.5%, लेकिन किसी किसी बुक में 99.9% भी दिया गया है। और अगर हम इसमें देखेंगे फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता कितनी होती है, वो 98% होती है। और जैसा कि हमने न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड में पढ़ा था, उसमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन एसेंशियल है, अनिवार्य है। सर्टिफिकेशन कराना एसेंशियल है। और ये सर्टिफिकेशन करेगा कौन? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा इसका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा ये सर्टिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लेंगे कि इसका जो टैग कलर होता है, टैग का जो कलर होता है, इसमें वाइट कलर का टैग होता है फाउंडेशन आधारित सीड में। और अगर आपसे टैग का साइज पूछ लिया जाए तो 15x7.5 सेंटीमीटर टैग का जो साइज होता है 15x7.5 सेंटीमीटर। और इससे हम कौन सा सीड बनाते हैं? फाउंडेशन सीड से हम सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड अर्थात प्रमाणित बीज बना सकते हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्टिफाइड सीड के बारे में अर्थात प्रमाणित बीज के बारे में देख। ये किसकी ये सर्टिफाइड सीड किसकी संतति है? किससे प्राप्त हुआ है सर्टिफाइड सीड? फाउंडेशन सीड से, जैसा कि अभी बताया था। इसमें हम देख लेंगे प्रोजिनी ऑफ फाउंडेशन सीड। इसमें भी जो सर्टिफिकेशन है वो एसेंशियल है। हमने क्या देखा था? न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड। जो नाभिकीय बीज था और जो प्रजनक बीज था उसमें सर्टिफिकेशन एसेंशियल नहीं था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन जो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड है उसमें सर्टिफिकेशन एसेंशियल है। एसेंशियल है। इसमें जेनेटिक प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी के बारे में देख लेंगे। इसकी जो जेनेटिक प्रोपर्टी होती है वो 99% होती है।
इसकी जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% होती है। और इसमें जो टैग का जो कलर होगा, टैग का जो रंग होगा, वो एजर ब्लू कलर का होता है, एजर नीला कलर का। और अगर साइज की बात पूछ लिया जाए तो टैग का जो साइज होगा वो 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो सर्टिफाइड सीड है, इसका उपयोग हम कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। यही प्रमाणित बीज किसानों को आमतौर पर खेती के लिए दिया जाता है, अर्थात कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में का उपयोग करते हैं। थोड़ा हम एक बीज और होता है टीएल सीड, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट टीएल सीड, यहीं पे उसके बारे में देख लेंगे। टीएल सीड जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसे फार्मर या प्राइवेट कंपनी अपने स्तर पर बना लेते हैं टीएल सीड। और इसमें जो हमने बताया था स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं होता है टीएल सीड में। नो रोल ऑफ एसएससीए। एसएससीए का तात्पर्य यहाँ पर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेंगे, इसमें जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो यहाँ पर दो प्रकार के टेस्ट करता है। इंस्पेक्टर दो प्रकार की चीज़ें देखता है, एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज देखता है, जर्मिनेशन परसेंटेज देखता है, और उसका एक देखता है फिजिकल प्योरिटी। नेक्स्ट देखता है फिजिकल प्योरिटी। तो हमें याद रखना है टीएल सीड के बारे में, ब्यूटीफुली लेबल्ड सीड भी कहते हैं इसे। इसे फार्मर या प्राइवेट कंपनी अपने स्तर पर बनाते हैं। इसमें स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का कोई योगदान नहीं है। इसमें जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो दो चीज़ें देखता है, जर्मिनेशन परसेंटेज और नेक्स्ट फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता। ये जर्मिनेशन परसेंट और भौतिक दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। हम सभी जो अभी बीज बताए हैं उसे एक बार पुनः देख। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, विच टाइप्स ऑफ सीड्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। खेती में किसानों के द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बता दिया, सर्टिफाइड सीड सामान्यतः किसानों के द्वारा खेती के लिए उपयोग किया जाता है। और जो सीड का जो क्लासिफिकेशन न्यूक्लियर सीड होता है सबसे पहले, उसके द्वारा हम ब्रीडर सीड बनाते हैं, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड होता है। और एक अन्य प्रकार का टीएल सीड होता है, उसके बारे में अभी बता दिया। और ये इनके बारे में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जिसमें न्यूक्लियर सीड अर्थात नाभ के बीज में ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर द्वारा इसे बनाया जाता है, और रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसको बनाया जाता है। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। इसमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ना कोई इसमें टैग और नहीं, और ना कोई टैग का कलर। जब टैग ही नहीं है तो कलर क्या होगा। और इसका न्यूक्लियर सीड के द्वारा हम किसका ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ब्रीडर सीड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हमने यहाँ पर कि प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड एंड ब्रीडर सीड, अर्थात हम न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बना सकते हैं और ब्रीडर सीड से स्वयं ब्रीडर सीड का मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं। इसका भी हम उत्पादन रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करते हैं। इसकी भी जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। इसमें भी किसी प्रकार के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें टैग कलर गोल्डन या येलो सुनहरे पीले कलर का टैग लगता है, और उस टैग का साइज 12x6 सेंटीमीटर होता है। और इसका उपयोग फाउंडेशन सीड जो आधारी बीज हैं उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। अब थोड़ा हम फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।
फाउंडेशन सीड में हम देखेंगे ये किसकी संतति है, ये हमें ब्रीडर सीड से उत्पन्न हुआ है। फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं। इसका उत्पादन हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या नेशनल सीड कारपोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइवेट सेक्टर वाले भी फाउंडेशन सीड बना सकते हैं। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 99.5 या 90 और किसी बुक में दिया गया 99.9% इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी या हम कह सकते हैं आनुवांशिक शुद्धता होती है। और फिजिकल प्योरिटी भौतिक शुद्धता 98% होती है। लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन इसेंशियल अनिवार्य होता है। और ये जो सर्टिफिकेशन इसेंशियल होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। और इसमें कौन सी कलर का टैग यूज किया जाएगा, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। और इसमें टैग का साइज क्या हुआ 15x7.5 सेंटीमीटर। और इसका उपयोग हम सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे सर्टिफाइड सीड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, ये किससे प्राप्त हुआ है, ये हमें फाउंडेशन सीड से प्राप्त हुआ है और सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड से प्राप्त हुआ है। और इसमें भी सर्टिफिकेशन इसेंशियल है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% है और इसकी जो भौतिक शुद्धता है वो 98% है। जो इसका टैग कलर है वो एजर ब्लू नीले कलर का है। और इसका जो टैग का साइज है 15x7.5 सेंटीमीटर है। और जो कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाइड सीड का ही उपयोग किया जाता है। अब हम एक टेबल में सभी सीडों के टैग कलर और उनके साइज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये सभी प्रकार के सीड दिए गए हैं और ये टैग कलर दिए गए हैं और ये टैग के साइज दिए गए हैं। और ये देखिए सभी टैग देख लीजिए कैसे कलर के होते हैं। सबसे पहले दिया ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड में क्या बताया था, गोल्डन येलो कलर का टैग होगा और टैग का साइज क्या हुआ 12x6 सेंटीमीटर। और फाउंडेशन सीड जिसे आधारी बीज भी कहते हैं, जिसे मदर सीड भी कहते हैं, इसमें टैग का कलर होगा वाइट कलर और इसका टैग का साइज है 15x7.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड जैसा कि मैंने बताया था अपने भारत में इसका उत्पादन इंडिया में नहीं होता है, अन्य देशों में रजिस्टर्ड सीड उत्पादित किए जाते हैं जिसमें टैग का कलर पर्पल होता है और टैग का साइज 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड में जो टैग का कलर होता है एजर ब्लू होता है और टैग का साइज 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। टीएल सीड ट्रुथफुली लेबल्ड सीड जैसा बताया जिसका कलर ओपल ग्रीन होता है और टैग का साइज 15x10 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए सबसे पहले आपको ये टैग देख लीजिए आप, ये ब्रीडर सीड का टैग कलर है जिसका देखिए कलर गोल्डन येलो है। ये रजिस्टर्ड सीड है जिसका कलर देख लें आप पर्पल कलर का है। फाउंडेशन सीड जैसा बताया गया वाइट कलर का इस प्रकार का होता है। सर्टिफाइड देख लीजिए इस प्रकार का से होता है एजर ब्लू कलर का। और ये आपका जो लास्ट में जो दिया गया है वो टीएल सीड का टैग दिया गया है, ट्रुथफुली लेबल्ड सीड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड। प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीड जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, न्यूक्लियर सीड उसके बाद हमें प्राप्त हुआ था ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से हमने बनाया था फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से बनाया था सर्टिफाइड सीड। तो इस कारण ब्रीडर प्रजनक बीज की संतान है ब्रीडर सीड। हमें ब्रीडर प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड प्रजनक बीज की संतान है, कौन होगी, फाउंडेशन सीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। सीड एक्ट जैसा कि हमें ज्ञात है जो सीड एक्ट था ये पास हुआ था 29 दिसंबर 1966 को। लेकिन जो इन्फोर्स हुआ जो लागू हुआ है ये हुआ है 2 अक्टूबर 1969। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए गए 1966, ये देखो सही हो गया। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। सीड एक्ट कब पास हुआ 29 दिसंबर 1963, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हमें याद रखना है, सीड एक्ट कब पास हुआ था 29 दिसंबर 1966 में और ये जो लागू हुआ है इन्फोर्स हुआ है वो 2 अक्टूबर 1969 को हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो दिया गया है
नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1963 में। सीड एक्ट कब पास हुआ था? 29 दिसंबर 1966 में। इन्फोर्स कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को। और जो नेशनल सीड रूल कब आए थे? 1968 में। और सीड कंट्रोल ऑर्डर कब आया? 1983 में। और जो न्यू सीड पॉलिसी है वो 2002 में आई थी। नेक्स्ट, ये सभी ईयर इम्पोर्टेंट हैं सीड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, इसे हम सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो टेम्परेचर treatment of wet seeds in presence of oxygen to break dormancy is known as। बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। स्ट्रेटिफिकेशन, वर्निलाइजेशन, प्राइमिंग ऑफ सीड, स्कैरिफिकेशन। इसमें राइट ऑप्शन हमारा है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन हमें याद रखना है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सीड की जो डोरमेंसी होती है उसे तोड़ने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लो टेम्परेचर पर लगभग 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, जिससे जो सीड की सुसुप्तावस्था है टूट जाए और उसकी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो बीज को मिल जाए, जिससे वो जर्मिनेट कर सके। और ये हमने स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। और एक होता है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि स्कैरिफिकेशन जो हमें ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया था स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन का तात्पर्य होता है कि जो सीड कोट होता है, बीज के आवरण होता है, उसे यांत्रिक रूप से या मैकेनिकली तोड़ना, या हम किसी से उसके जो सीड कोट होता है उसे हम खुरच दें या उसे किसी ऐसी इस तरीके से तोड़ दें जो सीड कोट होता है वो परमिएबल हो जाए, अर्थात उसमें जो वाटर के पानी के लिए पानी जा सके, वाटर परमिएबल हो जाए। तो इस क्रिया को हम कहते थे स्कैरिफिकेशन। और जो वर्निलाइजेशन क्या होता है? जो जो चिलिंग टेम्परेचर दिया जाता है फ्लावरिंग के लिए, जनरली जो टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु वाले जो पौधे होते हैं उन्हें फ्लावरिंग के लिए चिलिंग टेम्परेचर की, बहुत ठंड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसे वर्निलाइजेशन कहते हैं। हमने सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिए। वही दिया गया है जो अभी आपको बताया है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? बीज की सुसुप्ता डोरमेंसी को तोड़ने के लिए बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या लो टेम्परेचर पर रखने की क्रिया को स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। आपको इन दो चीज़ों में स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में कंफ्यूज होगा। हमें याद रखना स्ट्रेटिफिकेशन में लो टेम्परेचर से सीड डोरमेंसी बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जाएगा, जबकि जो स्कैरिफिकेशन आपको बताया था उसमें मैकेनिकली बाहर के जो बीज आवरण को तोड़ दिया जाता है जिससे वाटर परमिएबल हो जाए। नेक्स्ट, स्कैरिफिकेशन के बारे में जो आपको बता रहा था मैं अभी, कि जब बीज को आवरण को यांत्रिक रूप से रगड़कर या तोड़कर जल पारगम वाटर परमिएबल बनाया जाता है, जिससे डोरमेंसी टूट सके तथा बीज को सरलता से अंकुरण कर सके। स्कैरिफिकेशन के बारे में बताया था। वर्निलाइजेशन के बारे में अभी आपको बताया था। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड और एसिलरेटेड बाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, अर्थात पुष्पन के लिए चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो टेम्परेट रीजन के पौधे होते हैं तो उसी को वर्निलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसमें हम पहले देख लेंगे विटामिन के बारे में, थोड़ा हम देख लेंगे। विटामिन, अगर हमसे पूछा जाए विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे फंक, उन्होंने 1912 में यह शब्द दिया था विटामिन या वाइटामिन जिसे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं वाइटामिन। एक होता है फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जो जल में घुलनशील होते हैं। फैट सॉल्युबल के अंतर्गत जो वसा में घुलनशील है उसके अंतर्गत
ट्रिक होती है एक एडेक, विटामिन ए, डी, ई, के। ये विटामिन अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फैट सॉल्युबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ से क्या हो गया? विटामिन एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि उसी के बारे में प्रीवियस स्लाइड बताया गया है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक साइंटिस्ट थे, 1912 में इन्होंने दिया था। विटामिन को दो भागों में बांटा, फैट सॉल्युबल जो वसा में घुलनशील थे, और दूसरा बांटा जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल जो जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड जो जल में घुलनशील हैं वो विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गुआवा प्लांटिंग विच हैज बीन डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम। अमरूद रोपण की एक नई अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया। अब मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम क्या होता है। तो हम थोड़ा देख लेंगे मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम के बारे में। मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम ये गुआवा प्लांटिंग के लिए एक मेथड है। गुआवा का रोपण करने के लिए, पौधों के रोपण के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गुआवा प्लांटिंग। गुआवा प्लांटिंग के लिए एक नया तरीका है। और ये कैसा मेथड है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग का। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का सिस्टम है ये। मतलब इसमें पौधे बहुत पास पास, मतलब बहुत सघन लगाए जाते हैं। इसमें लगभग जो डिस्टेंस रखी जाती है 2x1 मीटर पर पौधा लगाया जाएगा। तो इससे लगभग 1 हेक्टेयर में 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहले जो मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम है, एक हमारे यहाँ फार्मर थे गोरख सिंह। इन्होंने सबसे पहले ये मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम हमारे इंडिया में बनाया था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया कि मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट है गुआवा प्लांटिंग के लिए। ये एक ऐसा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है, मतलब बहुत सघन रूप से पौधे लगाए जाते हैं पास पास में। और इसमें डिस्टेंस रखी जाती है 2x1 मीटर की। लगभग 5000 पौधे आ जाते हैं 1 हेक्टेयर में। और इंडिया में सबसे पहले किसान थे गोरख सिंह, जिन्होंने ये मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम अपनाया था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ गुआवा प्लांटिंग विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार कहाँ विकसित किया गया था इसे? CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर विकसित किया गया था। ये हमने मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया और देख लिया कि मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग का सिस्टम है, जिसमें 2x1 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है, जिससे 5000 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। हमें जैसा कि हमने पढ़ा है कि भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965
65 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो एफसीआई है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एफसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, हमें याद रखना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी, एफसीआई की जो स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। जी हाँ, यही एफसीआई के बारे में बताया गया है कि एफसीआई की स्थापना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया गया। डब्ल्यूटीओ, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इन दोनों WTO और WHO के जो हेडक्वार्टर हैं वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP के बारे में बताया गया है कि इंडिया है डिवाइडेड इनटू एग्रो इकोलॉजिकल जोन। अर्थात इसमें ये पूछा गया है कि जो NBSS एंड LUP जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में था, उसके अनुसार भारत को कितनी कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों में बांटा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 20 भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार, और इसे सब डिवाइडेड कर दिया गया है, तो 60 भागों में कर दिया गया है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ICR के अनुसार, अगर हमसे पूछ लिया जाए ICR के अनुसार इसे एग्रो इकोलॉजिकल जोन अर्थात कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ICR के अनुसार तो 8 भागों में बांटा गया है। और इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, अर्थात कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, तो उसके अनुसार इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्लानिंग कमीशन जो हमारा योजना आयोग है, उसके अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और अगर ICR या NERP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार पूछा जाए तो 127 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए अपने यूपी, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसे 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये सभी के बारे में दिया गया है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन अर्थात जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के अनुसार 15 भागों में बांटा गया है। और अकॉर्डिंग टू ICR NERP अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार 127 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और यूपी को, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट इज द, ये कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार 20 भागों में बांटा गया है। फिर इसको सब डिवाइडेड कर दिया गया, अर्थात उप भागों में बांट दिया गया, 60 उप भागों। और अकॉर्डिंग टू ICR के अनुसार कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, ICR के अनुसार 8 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र अर्थात 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। हमें सभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ फॉलन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कॉल्ड एज। इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड अर्थात जो पॉलन का परागकण का प्रभाव है, उसके बीज पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे क्या कहेंगे। उसे यहाँ के ऑप्शन दिया गया है जीनिया, मेटाजीनिया, प्रोटोगाइनिया, प्रोटेंडे। इसमें राइट ऑप्शन है जीनिया। अब हम इन चारों को, जीनिया, मेटाजीनिया, प्रोटोगाइनिया, प्रोटेंडे होता क्या है, सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे जीनिया क्या होता है। जीनिया जीनिया क्या होता है कि जब कोई पोलन ग्रेन अर्थात परागकण किसी भी इंडोस्पर्म अर्थात ब्रूड पोष इस संपूर्ण भाग पर अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे जीनिया कहते हैं। इसका हमें प्रमुख रूप से उदाहरण मेज में देखने को मिलता है। थोड़ा हम लिख लेंगे जिससे आपको याद रहे कि थोड़ा जब कोई पोलन ग्रेन
पॉलन ग्रेन अर्थात परागकण किसी भी इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष के संपूर्ण भाग पर अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या कहलाता है? जीनिया इफेक्ट कहलाता है। जीनिया कहलाता है। हमें इसका जो उदाहरण है एग्जाम्पल मेज में, हमें ये मेज एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखने को मिलता है। हमने मेज का कप देखा होगा अर्थात भुट्टा देखा होगा, उसमें ये कर्नेल दाने हैं, उसमें हमने देखा होगा कि एक एक कहीं कहीं बीच में कलरफुल दाना आ जाता है, तो वो क्या है? वो जीनिया इफेक्ट है। हमें याद रखना है कि जब कोई पॉलन ग्रैन या परागकण का किसी भी एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष के संपूर्ण भाग पर अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे जीनिया कहलाता है। और इसी प्रकार हम मेटाजीनिया के बारे में देख लेंगे। मेटाजीनिया क्या होता है? मेटाजीनिया मेटाजीनिया में क्या होता है? जब कोई पॉलन ग्रैन या परागकण एंडोस्पर्म के ऊपर पाए जाने वाले सीड कोट या फ्रूट कोट के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। अर्थात जब कोई परागकण सीड कोट या फ्रूट कोट के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे मेटाजीनिया कहते हैं। जैसे थोड़ा लिख लेते हैं कि कब कहाँ पर प्रभाव दिखाता है? इस सीड कोट या फ्रूट कोट पर पॉलन अर्थात परागकण प्रभाव दिखाता है। इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं डेट पाम यानी खजूर में देखने को मिलती है मेटाजीनिया कंडीशन या मेटाजीनिया प्रभाव। और वेजिटेबल में एक इम्पोर्टेंट आता है कुकुम्बर, इसमें ये मेटाजीनिया इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम समझिए जीनिया क्या होता है, मेटाजीनिया क्या होता है। जीनिया जब कोई पॉलन ग्रेन परागकण का प्रभाव इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष के संपूर्ण भाग पर दिखाई देता है तो उसे जीनिया कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है मेज। मेटाजीनिया क्या होता है? जब पॉलन का प्रभाव सीड कोट पर दिखाई देता है, फ्रूट कोट पर परागकण का प्रभाव दिखाई देता है तो उसे मेटाजीनिया कहते हैं। इसके इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है वो डेट पाम अर्थात खजूर है, कुकुम्बर अर्थात खीरे में देखने को मिलता है। और ऑप्शन इसमें क्या क्या, और हमने जीनिया समझ लिया, मेटाजीनिया समझ लिया। अब हम प्रोटोगाइनी प्रोटेंडी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। प्रोटेंडी क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेंडी। इसे दो भागों में बांट लें। प्रो अर्थात पहले, एंड्री मतलब एंडोसियम अर्थात जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधे में या फ्लावर में, हम कह सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पौधे में क्या होता है? एंथर होते हैं। एंथर वो पहले मैच्योर होंगे तो उसे इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को प्रोटेंडी कहेंगे अर्थात एंथर मैच्योर फर्स्ट। अर्थात जो एंथर होते हैं, पॉलन होते हैं, परागकण होते हैं, वो पहले मैच्योर होंगे। और जब ये पहले मैच्योर होंगे और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाद में मैच्योर होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये कंडीशन किसको फैसिलिटेट करेगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब हमें इसके इम्पोर्टेंट उदाहरण याद रखने हैं एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट कंडीशन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से पौधों में पहले मैच्योर हो जाता है? हमें जैसे ऑनियन है, कैरेट है, इनमें हमें देखने को मिलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है। और जो प्रोटोगाइनी कंडीशन क्या होती है?
प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी में हम कह सकते हैं प्रो अर्थात पहले और गायनी अर्थात गायनोसियम। तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पौधे में क्या, फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, पिस्टिल होता है, स्टिग्मा या पिस्टिल, ये पहले मैच्योर होगा, ये पहले मैच्योर होगा। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया और मेल हो नहीं पाया तो भी स्वाभाविक सी बात है, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये प्रोटोगायनी कंडीशन की किसमें देखने को मिलेगी, इसके कुछ प्रोटोगायनी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। प्रोटोगायनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हम याद रखेंगे। जो कोल्ड क्रॉप होती हैं, गोभी वर्गीय फसलें, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, इन सभी में प्रोटोगायनी कंडीशन, जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं उनमें प्रोटोगायनी कंडीशन देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं ओकरा है, भिंडी है, उसमें भी हमें प्रोटोगायनी कंडीशन देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने समझ लिया कि जीनिया क्या होता है, मेटाजीनिया क्या होता है, प्रोटोगायनी क्या होता है, प्रोटेंड्री क्या होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इन द क्विज फॉर्म, फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होपफुली हमारे एफर्ट्स आपको मदद कर रहे हों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।